Bismillahirrahmanirrahim. This is Murtaza Kait and welcome to the video lecture of CFEP 5 that is Tax Practices and Tax Planning. आज की इस वीडियो लेक्चर में हम CFEP 5 का विंटर 2022 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास विंटर 2022 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए शाहजहां प्राइवेट लिमिटेड के नाम से था, जिसमें एक कंपनी का टैक्स ईयर था 30 सितंबर 2022 यानी कि स्पेशल टैक्स ईयर था। और इस सवाल में हमें इस कंपनी की टैक्स लायबिलिटी वगैरह वर्कआउट करनी थी। इसी के बाद इसी से कनेक्टेड पार्ट बी है, जिसमें सेम कंपनी के हवाले से कहता है कि शाहजहां प्राइवेट लिमिटेड क्वार्टर वाइज फोरकास्टेड टर्नओवर इंक्लूडिंग इट्स शेयर इन एओपी टर्नओवर एक्सक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स फॉर द टैक्स ईयर 2024 इज एज फॉलो। हमारे पास सेम कंपनी का टैक्स ईयर 2024, ये टैक्स ईयर 2024 है और ये कंपनी स्पेशल टैक्स ईयर फॉलो कर रही है 30 सितंबर 2022। इस कंपनी का टैक्स ईयर 2024 का चार क्वार्टर का फोरकास्टेड टर्नओवर हमारे पास अवेलेबल है। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। सर हमारे पास टर्नओवर अवेलेबल है 100, 200, 300, 400 और विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का नंबर अवेलेबल है 2431 मिलियन। फिर हमें आगे कहता है अज्यूम दैट टैक्स कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 113 दैट इज मिनिमम टैक्स वुड बी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ एसपीएल फॉर द टैक्स ईयर 2024। कह रहे टैक्स ईयर 2024 में कंपनी की जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो सेक्शन 113 के तहत यानी कि मिनिमम टैक्स के तहत बनेगी। एंड एसपीएल एक्चुअल टर्नओवर फॉर द टैक्स ईयर 2024 वुड बी 1300 मिलियन एज अगेंस्ट द एस्टिमेट ऑफ 1000 मिलियन। और कंपनी का जो एक्चुअल टर्नओवर निकल कर आता है वो 1300 मिलियन निकल कर आता है, जो कि कंपनी ने जबकि कंपनी ने एस्टिमेट किया था 1000 मिलियन। रिक्वायरमेंट में हमें कहता है कि कंप्यूट द क्वार्टरली एडवांस टैक्स टू बी पेड बाय द कंपनी फॉर द टैक्स ईयर 2024। ऑल्सो डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस इफ एसपीएल फेल्स टू पे द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टैक्स। कह रहे हैं आपने एक तो कंपनी का इन चारों क्वार्टर का क्वार्टरली एडवांस टैक्स कैलकुलेट करना है। सेकंडली, अगर कंपनी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टैक्स पे नहीं करती तो कंपनी को क्या कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ सकते हैं। तो हमारे पास एक आसान सा सवाल है, 5 मार्क की इसकी वेटेज है। एक दफा सवाल को आप लोग रीड कर ले, फिर मैं इसे सॉल्व करवाता हूँ। यहाँ देखिए सर, मैं सॉल्व करवा देता हूँ इस सवाल को। देखिए, कंपनी की केस में पहले तो हमें इसका टैक्स ईयर के पर्सपेक्टिव से देखना है कि इसके चारों क्वार्टर क्या बन रहा है। सर अगर इसका टैक्स ईयर 2024 है और ये स्पेशल टैक्स ईयर 2024 है जो कि 30 सितंबर पे एंड हो रहा है, तो स्पेशल टैक्स ईयर 2024 का मतलब है कि जो इसका ईयर एंड होगा वो बेसिकली 30 सितंबर 2023 होगा। क्योंकि अगर एक ईयर एंड 30 सितंबर 2023 पे एंड हो रहा है तो फिर ये स्पेशल टैक्स ईयर 2024 कहलाया जाएगा। अब ईयर एंड अगर 30 सितंबर 2023 है तो इसका मतलब है कि ये जो चार क्वार्टर हमारे पास है, तो पहला क्वार्टर होगा हमारा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर 2022। इसके बाद मार्च 2023। इसके बाद जून 2023 और इसके बाद सितंबर 2023। ये बेसिकली चार क्वार्टर्स हैं जिनका बेसिकली हम टर्नओवर टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें कंपनी की केस में हमने टर्नओवर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला कवर किया है कि कंपनी अपने क्या करती है कि टैक्स टू टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करती है। जो भी उसका लेटेस्ट असेस टैक्स ईयर होता है, उससे हम टैक्स लायबिलिटी और टर्नओवर का नंबर निकाल कर टैक्स टू टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं। और फिर जो भी टैक्स टू टर्नओवर रेशियो आता है उसे हम अपने क्वार्टर के टर्नओवर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्वार्टरली एडवांस टैक्स आ जाता है। अब यहाँ पे इस सिनेरियो में या पार्ट बी को अगर मैं आइसोलेशन में देखूं तो हमारे पास कोई लेटेस्ट असेस टैक्स ईयर के नंबर्स नहीं दिए हुए। हमारे पास कोई लेटेस्ट असेस टैक्स ईयर का डाटा नहीं दिया हुआ। हमारे पास सिर्फ इन चार क्वार्टर्स के टर्नओवर और चार क्वार्टर्स की विदहोल्डिंग का डाटा दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, इन्होंने हमें सवाल में एक चीज ये बताई थी कि इस कंपनी की जो टैक्स लायबिलिटी है वो सेक्शन 113 के तहत डिस्चार्ज होगी। इसका मतलब है कि हम सेक्शन 113 के तहत इसकी फोरकास्टेड लायबिलिटी को कैलकुलेट कर रहे होंगे। किस तरीके से, देखें, जो फर्स्ट क्वार्टर में हमारे पास टर्नओवर अवेलेबल है दैट इज 100 मिलियन। तो अगर 100 मिलियन का टर्नओवर अवेलेबल है हमारे पास, तो इसमें मैं अगर मिनिमम टैक्स की परसेंटेज अप्लाई करूं दैट इज 1.25%, 1.25% अप्लाई करें तो हमारे पास मिनिमम टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। और मिनिमम टैक्स के हिसाब से जो अमाउंट बनेगा इस क्वार्टर का वो बनेगा 1.25। इससे हम लेस कर दें विद होल्डिंग। सर विद होल्डिंग कितनी हुई हमारी पहली क्वार्टर में, 2 मिलियन। तो इसका मतलब है कि पहले क्वार्टर में एक्चुअली आपका एक्सेस टैक्स पेड आ रहा है, आपने कोई भी अमाउंट क्वार्टरली एडवांस टैक्स की मद में पे नहीं करना।
आप ऑलरेडी आपने एक्सेस विथहोल्डिंग करवा दी है एज कम्पेयर टू की जो आपकी 1.25% के हिसाब से मिनिमम टैक्स या टर्नओवर टैक्स बनना चाहिए था। तो विथहोल्डिंग हमारी ऑलरेडी एक्सेस है, तो हमारा कोई एसेट लायबिलिटी नहीं आ रही। इसके बाद अब सेकंड क्वार्टर पर आते हैं। देखिए सेकंड क्वार्टर के केस में कंपनी के ऊपर एक रिक्वायरमेंट है, कंपनी के ऊपर एक रिक्वायरमेंट है कि कंपनी ने अपने पूरे साल की टैक्स लायबिलिटी को एस्टिमेट करना है। और अगर उसके पूरे साल की एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी उसकी इस फॉर्मूला के तहत कैलकुलेट की गई लायबिलिटी से ज्यादा है, तो कंपनी के ऊपर रिक्वायरमेंट है कि कंपनी एज पर दी एस्टिमेट अपनी टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट करेगी। तो हम करेंगे क्या कि सेकंड क्वार्टर में हमारे पास टर्नओवर फॉर द ईयर अवेलेबल है। ये बेसिकली हमारा फोरकास्टेड टर्नओवर है। हमारे पास टर्नओवर फॉर द ईयर या फोरकास्टेड टर्नओवर फॉर द ईयर अवेलेबल है। दैट इज 1000। सॉरी 1000 कहाँ से आया? बेसिकली ये चारों क्वार्टर्स के टर्नओवर फोरकास्टेड टर्नओवर का टोटल है। ठीक है, इस पे हम अगर मिनिमम टैक्स की परसेंटेज अप्लाई करें तो मिनिमम टैक्स की परसेंटेज है 1.25%, और 1.25% के हिसाब से जिस पे मिनिमम टैक्स कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट होगा 12.5। अब 12.5 का जो हमने मिनिमम टैक्स कैलकुलेट किया, ये पूरे साल का टैक्स है। तो हम क्या करेंगे, 50% ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। ये बेसिकली हमने जो मिनिमम टैक्स कैलकुलेट किया है, ये हमारी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि हम फोरकास्टेड टर्नओवर पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैंने जो मिनिमम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट किया एस्टिमेटेड 12.5 मिलियन, इसका 50% करेंगे क्योंकि इसका 50% बाय द एंड ऑफ हमें सेकंड क्वार्टर पे करना होता है। तो ये आ गया हमारे पास 6.25। तो 6.25 का अगर हमारे पास एस्टिमेटेड आ गया बाय द एंड ऑफ सेकंड क्वार्टर, तो इससे मैं लेस करूंगा विदहोल्डिंग ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर कि कितना विदहोल्डिंग टैक्स मैं फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर में हमने 2 मिलियन और सेकंड क्वार्टर में हमने 4 मिलियन का विदहोल्डिंग टैक्स पे किया था। देखिए फर्स्ट क्वार्टर में आपने क्वार्टरली टैक्स तो कुछ भी पे नहीं किया था, क्वार्टरली टैक्स तो कुछ भी पे नहीं किया था क्योंकि वो नेगेटिव नंबर बन रहा था, तो आपने सिर्फ विदहोल्डिंग ही सफर की होगी। सेकंड क्वार्टर में आपने 4 मिलियन की फर्दर विदहोल्डिंग सफर की, तो आपकी टोटल विदहोल्डिंग जो है वो 6 मिलियन आ गई। अब हमारे पास जो सेकंड क्वार्टर पे जो हमारा सेकंड क्वार्टर पे क्वार्टरली टैक्स बन रहा है दैट इज 0.25। इसके बाद फिर हम थर्ड और फोर्थ क्वार्टर पे क्या करेंगे, थर्ड क्वार्टर। अब थर्ड क्वार्टर पे आपने ये करना है कि सिंपली जो आपने टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट सेकंड क्वार्टर के एंड पे जो आपने टैक्स लायबिलिटी एस्टिमेट की थी, उसका 50% आपने 6.25 सेकंड क्वार्टर तक पे करना है। फिर जो रिमेनिंग 50% है उसे दो इंस्टॉलमेंट में तीसरे और चौथे क्वार्टर में पे करना है। तो हमारे पास रिमेनिंग 50% ऑफ टैक्स लायबिलिटी एस्टिमेटेड एट सेकेंड क्वार्टर। हमने जो सेकंड क्वार्टर पे टैक्स लायबिलिटी एस्टिमेट की थी उसका रिमेनिंग 50% कर लेते तो 12.5 का 50%। ठीक है, अब ईच इंस्टॉलमेंट, इस रिमेनिंग 50% को हमने रिमेनिंग 2 इंस्टॉलमेंट में तीसरे और चौथे क्वार्टर में पे करना है, तो इसमें डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ। ये हमारी थर्ड क्वार्टर की इंस्टॉलमेंट आ गई। लेकिन अगेन हमने ऑलरेडी कुछ विदहोल्डिंग भी पे किया है, विदहोल्डिंग टैक्स ऑफ थर्ड क्वार्टर, तो ये हम इससे एडजस्ट कर देंगे। थर्ड क्वार्टर का विदहोल्डिंग टैक्स था 3, तो हमारे पास जो क्वार्टरली टैक्स बन गया वो बन गया 0.3। ये हमारा थर्ड क्वार्टर का क्वार्टरली टैक्स आ गया। इसी तरह फिर मैं फोर्थ क्वार्टर का क्वार्टरली टैक्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। रिमेनिंग 50% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी एस्टिमेटेड एट सेकंड क्वार्टर था 6.2 का 50%। हमारी जो इंस्टॉलमेंट थी थर्ड और फोर्थ क्वार्टर की 3.3, और जो फोर्थ क्वार्टर में हमारी विदहोल्डिंग हुई है, सर फोर्थ क्वार्टर में हमारी जो विदहोल्डिंग हुई है उससे हम लिंक कर देता है, तो वो तो हमारे पास 1। तो ये हमारे पास फोर्थ क्वार्टर का क्वार्टरली एडवांस टैक्स आ गया। पहले क्वार्टर का क्वार्टरली एडवांस टैक्स मैंने सिंपल पहले क्वार्टर का टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय टर्नओवर टैक्स। सेकंड क्वार्टर में मैंने पूरे साल की लायबिलिटी को एस्टिमेट किया, उसके 50% डिस्चार्ज किया। थर्ड क्वार्टर में जो भी हमारी सेकंड क्वार्टर की लायबिलिटी थी उसका रिमेनिंग 50% 2 इंस्टॉलमेंट थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में हमें पे करना है। तो यहाँ तक हमारे पास सवाल की रिक्वायरमेंट का एक पार्ट कंप्लीट होता है। लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट में हमारे पास ये भी था कि हमारा क्या कॉन्सिक्वेंस होगा अगर हमने रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टैक्स रेलिवेंट सेक्शन 147 के तहत अगर पे नहीं किया। देखिए अगर हम
यहाँ पे बेसिकली डिफॉल्ट सरचार्ज की बात करें तो डिफॉल्ट सरचार्ज हम किस तरह से वर्कआउट करते हैं कि सर हमारी जो एक्चुअल टर्नओवर है, हमारे पास एक्चुअल टर्नओवर स्पेशल टैक्स से 2024 का अवेलेबल है 1300 मिलियन। अब 1300 मिलियन का अगर टर्नओवर बनता है तो इस पे जो हमारा मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113 एक्चुअली बनेगा वो बनेगा 1300 का 1.25%। 1300 का 1.25% हमने पूरे साल की एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी चाहिए थी, बनेगी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। प्रोविजन ऑफ लॉ ये है कि हमने जो क्वार्टरली एडवांस टैक्स पे करना है, क्वार्टरली एडवांस टैक्स में हमने अपनी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी का एटलीस्ट 90% पे कर देना। अगर 90% से कम आपने पे किया होगा अपनी टैक्स लायबिलिटी का तो वो सब्जेक्ट टू डिफॉल्ट सरचार्ज होगा, वो एक्सपोज टू डिफॉल्ट सरचार्ज होगा। तो 90% ऑफ टैक्स लायबिलिटी, 90% ऑफ टैक्स लायबिलिटी अगर मैं वर्कआउट करूं तो 16.25 का ही 90%, दैट इज 14 पॉइंट सॉरी दैट इज 14.625। अब लेस ऑलरेडी पेड बाय वे ऑफ क्वार्टरली एडवांस टैक्स, हमारी 1300 की अमाउंट पे जो लाइबिलिटी बन रही है वो 16.25 की बन रही है, जिसका 90% बाय वे ऑफ क्वार्टरली एडवांस टैक्स में पे करना था। अब कितना अमाउंट हम क्वार्टरली एडवांस टैक्स में ऑलरेडी पे कर चुके हैं? सर हमने सेकंड क्वार्टर पे जो अपनी लाइबिलिटी एस्टिमेट की थी दैट वाज 12.25 12.5, तो 12.5 का 50% सेकंड क्वार्टर तक डिस्चार्ज किया था, फिर रिमेनिंग 50% को दो इंस्टॉलमेंट में पे किया था। इसका मतलब है कि 12.5 की लाइबिलिटी में क्वार्टरली एडवांस टैक्स में ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज बेसिकली अमाउंट सब्जेक्ट टू डिफॉल्ट सरचार्ज या एक्सपोज टू डिफॉल्ट सरचार्ज। इस अमाउंट पे हमारा डिफॉल्ट सरचार्ज कैलकुलेट होगा। अब डिफॉल्ट सरचार्ज कैलकुलेट कैसे करते हैं? एक तो अमाउंट आ गया एक्सपोज टू डिफॉल्ट सरचार्ज, रेट ऑफ डिफॉल्ट सरचार्ज, सर डिफॉल्ट सरचार्ज का रेट हमारे पास 12%। और फिर पीरियड ऑफ डिफॉल्ट, पीरियड ऑफ डिफॉल्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्पेशल टैक्स ईयर के केस में, स्पेशल टैक्स ईयर के केस में फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ फोर्थ क्वार्टर। स्पेशल टैक्स ईयर के केस में हम जो पीरियड ऑफ डिफॉल्ट कैलकुलेट करते हैं वो आपका स्टार्ट होता है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द फोर्थ क्वार्टर। ठीक है, फोर्थ क्वार्टर इस स्पेशल टैक्स ईयर के केस में क्या है, ये मैंने इसीलिए वर्कआउट किए थे ताकि मैं रेलिवेंट डेट्स को वर्कआउट देख सकूं। फोर्थ क्वार्टर है हमारा सितंबर क्वार्टर। सितंबर क्वार्टर स्टार्ट कब होगा? जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर। यानी कि जो हमारा फर्स्ट डे ऑफ द फोर्थ क्वार्टर है वो है बेसिकली 1 जुलाई 2023। ठीक है, अच्छा ये कब तक कैलकुलेट करेंगे? टू अर्लियर ऑफ, 2 दिन का अर्लियर जो भी होगा उस दिन तक का हमें डिफॉल्ट चार्ज। वो कौन सी डेट है? असेसमेंट डेट, यानी जिस दिन आपका टैक्स रिटर्न फाइल होगा, और लास्ट डे ऑफ स्पेशल टैक्स, जो भी आपका स्पेशल टैक्स है उसका लास्ट डे। अब देखिए, अगर हमारा कंपनी का ईयर एंड 30 सितंबर 2023, अगर हमारी कंपनी का ईयर एंड 30 सितंबर 2023 है तो इसका मतलब है कि जो उसकी रिटर्न फाइल होगी वो मैक्सिमम 30 सितंबर 2024 में जाके फाइल हो रही होगी। तो जो इसका लास्ट ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर है वो 30 सितंबर 2023 है। तो अगर मैं इन दोनों का अर्लियर देखूं तो इन दोनों का अर्लियर हमारे पास 30 सितंबर 2023 बनेगा। तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें पीरियड ऑफ डिफॉल्ट तो हम सिंपली इन दोनों का डिफरेंस ले सकते हैं, 30 सितंबर माइनस 1 जुलाई 2023 +1 फॉर्मूला के लिए, तो हमारे पास 92 डेज पीरियड ऑफ डिफॉल्ट बन जाएगी। तो 2.13 का अमाउंट, 12% डिफॉल्ट सरचार्ज का रेट और 92 डेज का हम डिफॉल्ट सरचार्ज कैलकुलेट कर रहे होंगे। यहाँ मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट भी चले कर लेते हैं। डिफॉल्ट सरचार्ज आ जाएगा हमारे पास 2.13 इंटू डिफॉल्ट सरचार्ज का रेट इंटू 92 डिवाइडेड बाय 365, ये हमारे पास डिफॉल्ट सरचार्ज कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ तक हमारा सवाल कंप्लीट होता है।
एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं कि अगर आप इसका आईकेप का सोल्यूशन देखेंगे तो इसके आईकेप का सोल्यूशन में क्या किया गया है कि पहले क्वार्टर का टर्नओवर की बेसिस पे, मिनिमम टैक्स की बेसिस पे क्वार्टरली एडवांस टैक्स वर्कआउट करने की कोशिश की गई है। सेकंड क्वार्टर पे पूरे साल का टर्नओवर लेकर उस पे टैक्स लाइबिलिटी, फिर उसका रिमेनिंग 50%। थर्ड क्वार्टर पे जो हमने सेकंड क्वार्टर पे लाइबिलिटी एस्टिमेट की थी उसके रिमेनिंग 50% का एक इंस्टॉलमेंट। आईकेप के एग्जामिनर ने फोर्थ क्वार्टर पे एक्चुअल टर्नओवर की बेसिस पे लाइबिलिटी वर्कआउट कर लिया। यानी इसने फोर्थ क्वार्टर पे क्या करा है कि जो एक्चुअल टर्नओवर आ रहा है 1300, उस पे देखा है कि कितनी लाइबिलिटी बननी चाहिए। जबकि प्रोविजन ऑफ लॉ ये है कि कंपनी के केस में हम फॉर्मूला के हिसाब से तो टैक्स लाइबिलिटी क्वार्टरली एडवांस टैक्स कैलकुलेट करता है, फिर सेक्शन 147 के रेलेवेंट सबसेक्शन हमें इजाजत देता है कि हमारी सेकंड क्वार्टर पे अगर एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी फॉर्मूला की लायबिलिटी से ज्यादा आ रही है तो हमें एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी को फॉलो करना है। अब ये एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी एट हायर साइड पे जाने का जो ऑप्शन है कि बाय द एंड ऑफ सेकंड क्वार्टर है। यानी कि सेक्शन 147 के तहत मैं तीसरे या चौथे क्वार्टर पे अपनी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी को हायर साइड पे नहीं ले जा सकता। तो जो सेकंड क्वार्टर पे मैंने एस्टिमेट कर लिया वो एस्टिमेट मेरा फाइनल होगा, इसे मैं हायर साइड पे थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में नहीं ले जा सकता। तो इस वजह से मैंने इसकी लायबिलिटी को तीसरे और चौथे क्वार्टर में चेंज नहीं किया, एस्टिमेट को चेंज नहीं किया, इवन दो कि मेरे पास एक्चुअल टर्नओवर आ गया। सेक्शन 147 के रेलेवेंट सेक्शंस एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी को हायर साइड पे ले जाने की जो मैक्सिमम डेडलाइन देते हैं वो सेकंड क्वार्टर देते हैं। लेकिन अगर एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी लोअर साइड पे जा रही है, यानी कि आपने एस्टिमेट करा और आपकी लायबिलिटी फॉर्मूला की लायबिलिटी से कम बन रही है, तो फिर आप फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और इवन फोर्थ क्वार्टर तक अपने एस्टिमेट को वर्कआउट कर सकते हो। तो हायर साइड पे टैक्स एस्टिमेट करने की डेडलाइन सेकंड क्वार्टर, लोअर साइड पे टैक्स एस्टिमेट करने की डेडलाइन फोर्थ क्वार्टर। यहाँ पे हमारी लायबिलिटी हायर साइड पे जा रही थी तो मैंने सेकंड क्वार्टर के बाद इसे चेंज नहीं किया है। तो यहाँ तक हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।